चलिए, आपका स्वागत है फिर से। टॉप 10 हेडलाइंस के बाद अब बड़ी खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको खबर बता दें। पहली जो खबर है वो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारत के विदेश सचिव का बांग्लादेश दौरा और बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर बोले हैं विदेश सचिव। हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर विदेश सचिव ने बात की है, उन्होंने अपनी बात कही है। बड़ी खबर इस वक्त बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर विदेश सचिव का बयान आया है। विदेश सचिव का बयान है हमारे पास, तो हम उसको भी आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हिंदुओं पर हो रही हमलों के बारे में क्या कहा है विदेश सचिव जी ने, वो आपको पहले सुनाते हैं। सबसे बड़ी खबर, लेटेस्ट अपडेट सुदर्शन न्यूज पर वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में। Here in Dhaka, at the invitation of my Bangladesh colleague, His Excellency Mohammad Jashimuddin, the Foreign Secretary of Bangladesh, for discussions and consultations on the entire gamut of issues in the extremely important bilateral relationship between India and Bangladesh. Since the political changes in Bangladesh in August this year, there has of course been contact between our leaderships. The Prime Minister was the first world leader to greet the Chief Advisor on his assumption of office. The two of them had a very cordial telephone conversation thereafter, and the Chief Advisor also accepted the Prime Minister's invitation to speak at the third Voice of the Global South summit that was held in August this year. चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। सीरिया की बात आपको बताएं। सीरिया से बड़ी खबर आपको बताएं। तख्ता पलट से जुड़ी खबर में नजर डालिए। हालात पर भारत की नजर है, हालात पर भारत की भी नजर है और विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और कहा है कि सभी पक्ष मिलकर काम करें। तो सीरिया के हालात पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि भाई नजर रखें और सभी पक्ष मिलकर काम करें, सभी पक्ष मिलकर काम करें। इस वक्त बड़ी खबर सीरिया को लेकर तख्ता पलट से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जहां पर भारत ने कहा है, बयान दिया है कि भारत की नजर है, सीरिया के हालात पर भारत की नजर है। तो सीरिया में हालात इस वक्त जिस तरीके से खराब हैं, उसी पर यह अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर सभी पक्ष मिलकर काम करें, यह कहा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली इसी खबर पर सीरिया पर अपडेट देते हुए आपको बताएं, सीरिया की हवाओं में बारूद की गंध घुली हुई है। सड़कों पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है। सीरिया में विद्रोही बेकाबू हो गए हैं। यह वही सीरिया है जहां खूंखार आतंकवादी संगठन आईसिस ने अपने जड़ें जो हैं वो जमाई थी। अब एक बार फिर वैसा ही खतरा फिर से मंडरा रहा है। सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए यह कहा है कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया के सेना अध्यक्ष ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि राष्ट्रपति बशर अल असद परिवार के 50 साल का सत्तावादी शासन अब समाप्त हो गया है। सेना ने कहा है कि सीरियाई विद्रोही अब राजधानी दमिश्क में पहुंच गए हैं और सीरिया में हालात बद से बदतर हो गए हैं। चलिए, हमने आपके लिए फ्लोर भी तैयार किया है, वो भी आपको कुछ ही पलों में दिखाएंगे। लेकिन सीरिया के हालात इस वक्त खतरनाक हैं। तो पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो जल रहा है। तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं और खबरें बहुत डरावनी आ रही हैं। सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी। विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। वो सड़कों पर गोलीबारी करके जीत का जश्न मना रहे हैं। गुरुवार को सीरियाई विद्रोहियों ने हमा शहर पर कब्जा जमा लिया था और महज हफ्ते भर के भीतर बिजली की रफ्तार से विद्रोहियों ने सीरिया के 2 बड़े शहरों से राष्ट्रपति असद की सेना को खदेड़ दिया है। पहले एलेप्पो को, फिर चौथे सबसे बड़े शहर हमा में विद्रोहियों ने अपनी जीत का जश्न मनाया। धार्मिक नारों के बीच ऑटोमेटिक राइफलों से निकलती गोलियों की गूंज भी सभी ने सुनाई दी है, सबको सुनाई दी है और विद्रोहियों ने हमा में हाफिज अल असद की मूर्ति भी गिरा दी है। चलिए अब फ्लोर के बाद अब ग्राफिक्स के माध्यम से सीरिया में संघर्ष की पूरी टाइमलाइन आपको बताएंगे। बड़ी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको सीरिया संघर्ष की टाइमलाइन समझाने का प्रयास करता है। मैं इस कैमरे पर आता हूं तो टाइमलाइन आप समझिए। 26 नवंबर 2024 की अगर बात की जाए तो सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई है। यह बड़ी खबर है इसमें।
अगली प्लेट पे भी जाते हैं धीरे धीरे। 26 नवंबर 2024 में मैंने आपको बताया सेना और विद्रोहियों के बीच में जो तनातनी हुई, और अब 1 दिसंबर 2024 अब यह मामला थोड़ा और संगीन हो रहा है, यहां पर खतरा बढ़ता जा रहा है। सीरिया के एलेपो शहर पर विद्रोही गुट HTS का कब्जा, यानी मुख्य शहर पर कब्जा कर लिया, एलेपो पर कब्जा कर लिया विद्रोहियों ने। अब आगे बढ़ेंगे। HTS ने हमा शहर पर कब्जा कर लिया है 5 दिसंबर को। एलेपो गया, फिर हमा गया, अब और क्या जाएगा 5 दिसंबर के अंदर अंदर। सीरिया में ये आतंक मचा रखा है इन्होंने। देखिए दारा में स्थानीय विद्रोही गुट का कब्जा। तो अब जो बाहर से विद्रोही आते हैं तो स्थानीय गुट भी जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं। और लीजिए 7 दिसंबर 2024 को होम्स पर HTS के लड़ाकों का कब्जा है। तो HTS संगठन ने अब 7 दिसंबर को यह कर डाला कि होम्स पर भी उन्होंने कब्जा कर डाला। बेहद करीब आते जा रहे हैं। लीजिए 8 दिसंबर भी आ गया। दमिश्क में विद्रोही लड़ाके घुसे, राष्ट्रपति देश छोड़कर रूस भागे। तो यह बात है कि भाई रूस ने कहा है कि आप हमारे पास आ जाओ, असाइलम के तौर पर हम आपको वहां पर शरण देंगे। चलिए इसी के साथ अपने मेहमानों के पास भी चलते हैं। हमारे साथ कौन जुड़ा है वो कुछ ही पलों में आपको बताएंगे। तो उन्हीं से जो है वो चर्चा जो है आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इस वक्त सीरिया में हालात जो है वो खराब चल रहे हैं, बेहद मामला संगीन है। तो उसी के बारे में चलिए इसी के साथ साथ तस्वीरें भी आपको लगातार पहले जो है वो चलाते हैं, लेकिन पहले गेस्ट के जाएंगे, गेस्ट का नाम मैं पूछना चाहूंगा। और उसी के साथ साथ ये तस्वीरें आप देखिए, ये हालात है इस वक्त सीरिया की तस्वीरें देखिए, जहां पर संघर्ष के बीच में ये आतंकी गुटों के सरगना वहां पर ऑटोमेटिक राइफल लेके घूम रहे हैं, और ये सड़कों पर मची तबाही की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देखें कैसे ये हर जगह घुसे हैं, और जो प्रमुख स्थान हैं, उनके प्रमुख इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर उन्होंने पूरे इलाके को लगभग घेर लिया है। और ये तस्वीरें ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ, HTS के प्रमुख के साथ साथ और भी तमाम लोग जो हैं वो आप उनको देख पाएंगे। तो सीरिया की संघर्ष की टाइमलाइन भी आपने देखी। तो आपको बता दें हाफिज जो हम मौजूदा राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता थे, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर यह है कि सीरिया में जो संघर्ष है वो बेहद खतरनाक स्तर पर जो है वो पहुंच चुका है। इस वक्त वहां पर आपको बताएं हाफिज अल असद की जो मूर्ति है उसको गिरा दिया गया है, और वो कौन थे इसके बारे में भी आपको मैं बताता हूं। चलिए एक बार फिर से, हाफिज मौजूदा राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता थे, और साल 1982 की बात करें, 82 की बात करें, तो उन्होंने हमा नरसंहार को अंजाम दिया था। तो वो भी कोई उनका जो पूरा अगर हिस्ट्री कहें तो वो पूरी साफ नहीं है। उनके ऊपर भी कई संगीन जो आरोप हैं वो देखने को मिलते हैं, और जिसमें शहर में लगभग 30,000 लोगों की हत्या की गई थी। इसे असद के खिलाफ सुन्नियों के सीरियाई मुस्लिम ब्रदरहुड के विद्रोह के बाद जो है अंजाम दिया गया था। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पहले ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। हमारे साथ मेहमान भी हैं, उनके से भी आपको अवगत कराएंगे, और फिर उनसे सवालों की एक लिस्ट है, फहरिस्त है, वो भी पूछी जाएगी। चलिए हम बात कर रहे थे सीरिया की, तो चलिए अपने मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ कर्नल शिवदान जी भी हैं, और साथ साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो दोनों आएंगे, और उन्हीं से काफ़ी सवाल होंगे कि भाई सीरिया में इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि सुन्नियों के खिलाफ सीरियाई मुस्लिम ब्रदरहुड के विद्रोह के बाद अंजाम दिया गया था। वो आपको पूरी बात हमने बताई थी, हिस्ट्री बता रहे थे किसकी मूर्ति गिराई। लेकिन चलिए सबसे पहले हमारे साथ शिवदान जी भी हैं और संजीव श्रीवास्तव जी भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। चलिए संजीव जी, एक तो ये है कि भाई रूस ने उनको पनाह देने की बात कही है, लेकिन खबरें काफ़ी डरावनी आ रही हैं कि वो इस वक्त हैं कि नहीं है, इस वक्त कहाँ चले गए हैं। आपको क्या लगता है, वो सेफ होंगे, ठीक होंगे, या फिर उसमें कुछ और भी उनकी लाइफ को अभी भी रिस्क है? और रूस का एंगल क्या है पूरे सीरिया वाले मामले में? देखिए, जैसी अभी तक रिपोर्ट्स रही हैं कि रशिया में वो पहुंच गए हैं, और उनके और उनके परिवार के सदस्यों को रशिया ने एक शरण दी है। और लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें अवश्य आई थी कि उनका जो विमान है वो क्रैश हुआ है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जाहिर है कि इसके संदर्भ में आने वाले कुछ दिनों में ये पुष्टि हो जाएगी कि वो क्या वो सुरक्षित है या नहीं है। अभी इसके लिए हमें कुछ इंतजार करना होगा कि उनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इत्यादि। तो जाहिर है कि अनेक ये जो प्रश्न है वो आने वाले कुछ दिनों में उसके हमको जवाब मिल जाएंगे। लेकिन बशर अल असद की सरकार का जो पतन है वो रशिया के लिए भी एक बड़ा झटका है, और रशिया बशर अल असद के सरकार के समर्थन के माध्यम से वो सीरिया में अपने प्रभाव को बढ़ा करके उसने रखा हुआ था। पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में जो रशियन इंटरवेंशन था वो असद के माध्यम से बढ़ा था, और जाहिर है कि अब ये जो रशिया का जो प्रभाव है वो सीरिया में काफ़ी कम हो जाएगा। और
ये जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक बड़ी सफलता है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि एक अति महत्वाकांक्षी नेता है, वो पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करने के लिए उनको जहां कहीं भी मौका मिलता है अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज की हेजेमोनी को वो चैलेंज करने की कोशिश करते हैं और अपना इंटरवेंशन दखल देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो अफ्रीका के देश हो या इंडो पैसिफिक रीजन में भी उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो ये जो असद की सरकार का जो पतन हुआ है उसमें रशिया जाहिर है कि असद को जितना समर्थन देना चाहिए था वो नहीं दे पाया। रशिया यूक्रेन के युद्ध में पिछले 3 वर्षों से एंगेज्ड है, उसको हथियारों की और सैनिकों की स्वयं से ही कमी पड़ रही है, तो ऐसे में असद को वो समर्थन नहीं दे पाया। साथ ही साथ हिजबुल्लाह भी कमजोर पड़ गया था। इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया और उसके बाद हिजबुल्लाह के हथियारों की जखीरों को भी उसने काफी कुछ क्षति पहुंचाई है। ईरान अपने सुरक्षा को लेकर के ज्यादा फोकस्ड है। तो ऐसे में असद की सरकार का जो पतन था वो अवश्य संभावित था और विद्रोहियों ने इस पूरी स्थितियों का लाभ उठाते हुए, इसको एक्सप्लॉइट करते हुए और टर्की की और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मदद से विद्रोहियों ने पूरे सीरिया पर अपना कब्जा कर लिया है। अब ये देखना होगा कि सीरिया में आने वाला जो शासन है वो किस तरीके का शासन होता है। बिल्कुल शिवदान जी, बिल्कुल शिवदान जी भी हमारे साथ है। शिवदान जी, अब ये जो नया संगठन जो है, जो वहां पर काबिज है, जो वहां पर एक्टिव है, क्या अब ये आने आस पड़ोस वाले इलाकों को भी रिस्क हो सकता है? वो धमकियां तो सब हर किसी को दे रहे हैं, इजराइल को दे रहे हैं, हर किसी को दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कुछ होगा, बड़ा कर पाएंगे? देखिए, जैसा कि श्रीवास्तव जी ने भी कहा है, इसमें 2 बड़ी महाशक्तियों का आपस में कन्फ्रंटेशन अब कंफर्म हो गया है जी। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और इसको गुट को, जो इस वक्त पावर में आया वहां पर, और रूस जो सपोर्ट कर रहा था असद की सरकार को। इस प्रकार से एक तरह से रूस और अमेरिका दोनों का कन्फ्रंटेशन हुआ है वहां पर। और इस वक्त बिकॉज रूस यूक्रेन युद्ध में बिजी था और वहां पर उसकी वजह से वो सीरिया पर अपना अटेंशन नहीं पे कर पाए और उनको अपनी मदद नहीं दे पाए। इसके कारण जो विद्रोही ग्रुप है सीरिया में वो सक्सेसफुल हुआ है और उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। इस प्रकार से पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन चारों तरफ बढ़ गई है। उधर इजराइल और हमास और हिजबुल्लाह का युद्ध, अभी हिजबुल्लाह इसका इजराइल का टेम्परेरी सीज फायर हुआ है, उधर हमास के साथ उसके रिलेशन अभी भी स्ट्रेन चल रहे हैं, और इधर सीरिया में ये सत्ता परिवर्तन हो गया है, और उधर ईरान जिसने भी इसने इजराइल के अगेंस्ट एक्टिव पार्ट लिया था, वो खुद टेंशन में है कि पता नहीं इजराइल उस पर कब उसके बाद हमला कर दे। एक प्रकार से पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन हो गई है। इसका पूरे वर्ल्ड पर प्रभाव पड़ेगा और एक प्रकार से ये समझ ले कि वर्ल्ड वार की बिगिनिंग शुरू हो चुकी है, प्रिलिमिनरी स्टेज शुरू हो चुकी है, क्योंकि रूस और अमेरिका दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवदान जी आपका, और साथ ही साथ श्रीवास्तव जी आपका भी मैं करना चाहूंगा। समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। दर्शकों, चलिए ये अपडेट्स थे सीरिया के बारे में, और फिर चलिए कल फिर मुलाकात होगी 4:30 बजे। ऐसे ही नई खबरें आपके लिए लाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की, वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में। तब तक के लिए मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।